हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, यानी कि आज हम कवर करेंगे वो सारी बेसिक टर्म्स को जो यूज़ की जाएंगी अकाउंट्स के अंदर। जैसे टर्म्स आती हैं बहुत सारी कि कैपिटल क्या होता है, इवेंट क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं। हर एक बेसिक टर्म्स को है जो हम बिल्कुल ईजी वे से और डिटेल वे से समझेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और सबसे पहले वीडियोस आप देखें और आपकी स्टडी है जो बूस्टअप हो। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम कि क्या लिखा है। देयर आर सर्टेन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स विच आर डेली यूज इन बिजनेस वर्ल्ड। कहते हैं यहाँ पे कुछ ऐसी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आती हैं जिनको बिजनेस वर्ल्ड के अंदर डेली यूज़ किया जाता है। बिफोर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स, कहते हैं कि बुक्स को अंदर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले ये ज़रूरी है जान लेना कि वो टर्म्स कौन कौन सी हैं, उन टर्म्स के मीनिंग क्या जो हम अकाउंटिंग के अंदर यूज़ करेंगे। तो इनको बेसिक टर्म को बोला जाता है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, यानी कि क्या क्या इसकी अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है जो ज़रूरी है हमें जाननी। जब हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन्स को उससे पहले हमें उनके टर्म्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि क्या क्या टर्म्स हैं उन टर्म्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है हमें। सबसे पहले आती है बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन में कौन सी होती है? देखो बच्चों, एक बिजनेस जो होता है उसमें इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होती हैं, यानी कि पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं। बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उनके फाइनेंशियल नेचर को जानना ज़रूरी होता है क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो रिकॉर्ड की जाती हैं वो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड की जाती हैं जिनको हम मनी की टर्म्स में है जो मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि हमें रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, प्रॉफिट पता करना होता है, लॉस पता करना होता है, बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी होती है। तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है बिजनेस के अंदर वो सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन्स कहलाती हैं। कहते हैं मीनिंग के अंदर ए बिजनेस ट्रांजेक्शन इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि कहते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन होती हैं, कौन सी ट्रांजेक्शन होती हैं। कहते हैं सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो पैसे से रिलेटेड होती हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बिजनेस के अंदर जो चेंज करती हैं उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को। वेर एवर एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, कहते हैं जब भी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती है इट रिजल्ट इन अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द असेट, लायबिलिटी और कैपिटल। तो कहते हैं उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो कुछ असेट्स होती हैं, लायबिलिटी होती हैं या कैपिटल होती है, इनकी वैल्यूज़ क्या हो जाती है, उससे चेंज हो जाती है। कहते हैं इसके फीचर्स क्या हैं ट्रांजेक्शन्स की फीचर का मतलब है कि इट इन्वॉल्व एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है, मतलब जो पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं सारी हम इसमें शामिल करते हैं, जिसे बिजनेस ट्रांजेक्शन बोला जाता है। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन गुड्स आर परचेज, कहते हैं एग्जाम्पल के लिए मान लो जब गुड्स को परचेज़ किया जाता है, ख़रीदा जाता है या फिर सेल किया जाता है कैश में या फिर उधार में। जब कहते हैं सैलरी पे की जाती है एम्प्लॉयज़ को, जब कहते हैं इंटरेस्ट पे किया जाता है जो उधारा पैसा लिया होता है हमने बैंक से। कहते हैं जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो ऑकर होती हैं, यानी कि ये सारी क्या अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन का हिस्सा होती हैं। सोशल एक्टिविटी है जो वो कंसीडर नहीं करेंगे ट्रांजेक्शन, क्योंकि सोशल एक्टिविटी क्या होती है जैसे समाज सेवा बोला जाता है। हमें सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शामिल करना ट्रांजेक्शन के अंदर जो मनी की टर्म्स में है, जो बिज़नेस के लिए की जा रही हैं वही बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स कहलाएंगी। जो समाज सेवा के लिए की जाएंगी वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का हिस्सा नहीं कहलाएंगी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि जो एक्स है उसने परचेज़ किया गिफ्ट अपने फ्रेंड के लिए, तो ये गिफ्ट दिया उसने, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगी, ये सोशल इंगेजमेंट कहलाएगी, क्योंकि गिफ्ट देना ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ये सोशल एक्टिविटी में आ जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उनको दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक होती है एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन ये वो ट्रांजेक्शन होती है जिनमें इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो बिटवीन टू इंडिपेंडेंट बिजनेस के बीच में जो की जाती है, यानी कि नाम से क्लियर है एक्सटर्नल, यानी कि जब दो बिजनेस आपस में लेन देन करते हैं जैसे परचेज या सेल करना, उसको एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन के अंदर बोलते हैं, क्योंकि बिजनेस आपस में जब डील करें तो वो क्या है एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं। कहते इंटरनल में क्या आता है, ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो इंटायरली फर्म के अंदर ही होती है, बिजनेस के अंदर ही की जाती हैं। नाम से क्लियर है इंटरनल मतलब
जो इकोनॉमिक एक्टिविटी अपनी बिजनेस के अंदर ही की जाती हैं उन्हें इंटरनल ट्रांजेक्शन बोला जाता है। जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करना फिक्स्ड एसेट के ऊपर। तो इस तरीके से ट्रांजेक्शन दो तरीके की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल जब दो बिजनेस के बीच में की जाती है ट्रांजेक्शन, इंटरनल जब विद इन द बिजनेस की जाती है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, इट रिजल्ट इन अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म। कहते हैं इससे क्या होता है, जो बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन होती है जो फर्म की वो चेंज हो जाती है। यानी कि इट रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है बिजनेस की उसमें क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड होती है, पैसे से रिलेटेड होती है। तो उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, या तो असेट लायबिलिटी कैपिटल इफेक्ट डालेगी इनके ऊपर। तो रिजल्ट क्या निकला कि जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है फर्म की वो चेंज हो जाएगी। ए चेंज इन द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द असेट लायबिलिटी और कैपिटल। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है बिजनेस के अंदर जिसे बिजनेस ट्रांजेक्शन बोला जाता है, तो उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है कि जो असेट लायबिलिटी और कैपिटल की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नेक्स्ट इसकी फीचर क्या है, द चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। क्या जो चेंज है उसको मनी के टर्म में मेज़र करना ज़रूरी होता है। लॉस ऑफ गुड बाय फायर और द लॉस ड्यू टू कस्टमर इनएबिलिटी टू पे आर ट्रांजेक्शंस बिकॉज अ लॉस कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। कहते हैं जैसे लॉस हो गया बाय फायर, यानी कि गुड्स क्या हुई, जब आग लगने के कारण गुड्स हमारी डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो चुकी है, या फिर कस्टमर ने जो पैसे पे नहीं किए हैं, तो ये लॉस को हम मनी के टर्म में मेज़र कर सकते हैं। हाइवर्स व्हेन एन एफिशिएंट मैनेजर रिटायर फ्रॉम द फर्म। मान लो कि एक एफिशिएंट मैनेजर था तो वो रिटायर होकर चला गया, तो इसके कारण लॉस तो ज़रूर हुआ होगा फर्म को, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि एफिशिएंट मैनेजर क्या एक क्वालिटेटिव में आ जाता है। इसको हम मनी के टर्म में जो मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि एफिशिएंसी जो होती है वो क्वालिटी कहलाती है इंसान की, तो उसको मनी के टर्म में मेज़र करना मुश्किल होता है। इफेक्ट तो ज़रूर पड़ा है उसमें एफिशिएंट मैनेजर के छोड़ जाने से, लेकिन फिर भी उसको बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है इवेंट। इवेंट क्या होता है कि देखो जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ट्रांजेक्शन से जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं उन्हें इवेंट बोला जाता है। यानी कि ट्रांजेक्शन्स के रिज़ल्ट को इवेंट नाम दिया गया है। कहते हैं इवेंट इज़ कॉन्सिक्वेंस, यानी कि रिजल्ट होता है किसका, ट्रांजेक्शन का। यानी कि ट्रांजेक्शन के रिजल्ट को क्या बोला जाता है, इवेंट बोले जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो सचिन ने स्टार्ट किया बिजनेस, कैपिटल लगा दी 5 लाख, यानी कि 5 लाख का जो इन्वेस्ट किया गया है बिजनेस के अंदर। ही परचेज गुड्स फॉर, कहते हैं उसने गुड्स को परचेज किया 4 लाख में, यानी कि कैश इसने कैश में खरीद के लेके आया गुड्स को। कहते हैं उसने सेल कर दी 3/4 ऑफ द गुड्स है 380, यानी कि टोटल सेल नहीं की उसने, सिर्फ 3/4 हिस्सा है जो सेल कर दिया 3,80,000 में। ही ऑल्सो पे 20,000 एज ए रेंट ऑफ गोडाउन। कहते हैं कि उसने 20,000 गोडाउन का जो रेंट पे कर दिया। तो यहाँ से कहता है रिजल्ट क्या निकलता है, ट्रांजेक्शन है सारे के सारे, इन्वेस्टमेंट 5 लाख कर दी गई है, परचेज़ जो की गई है वो 4 लाख की गई है, जो कैश में सेल की गई है वो 380 की गई है, जो पेमेंट की गई है वो क्या है 20,000। लेकिन इससे इवेंट क्या निकलेंगे, इवेंट हमें कैसे पता चलेगा कि अब हम देखते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है। तो जैसे मैं आपको कॉपी पर बता देती हूँ कि इन ट्रांजेक्शन से हमें इवेंट कैसे पता चलते हैं। मैं आपको एक एक जैसे ये ट्रांजेक्शन दिए, इन ट्रांजेक्शन के बेस पे मैं आपको इवेंट है जो बताती हूँ कि इवेंट कैसे कैसे है जो हम मेज़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि जैसे प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा। कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट को सेल किया है, सेल कितना किया गया है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर सेल। जो सेल की गई है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो सेल की गई है, कहता 3/4 हिस्सा था, जो वो टोटल गुड्स का 3/4 हिस्सा सेल कर देगा 3,80,000 से। तो 3,80,000 क्या हमारी रिवेन्यू कहलाएगी। अगर इसी रिवेन्यू में से मैं माइनस कर देती हूँ कि इस रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए, कमाने के लिए इसके पीछे कितने खर्चे किए गए हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि प्रॉफिट कितना है। तो अपन देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ परचेज़ क्या है मेरी, ये जो प्रोडक्ट को ख़रीद के लेके आए हैं। तो कॉस्ट ऑफ परचेज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे कि मैंने देखा कि टोटल जो खर्चा आया वो 4 लाख आया परचेज़ करने के लिए, लेकिन मैंने तो सिर्फ 3/4 गुड्स को सेल किया है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ 3/4 कॉस्ट को ही उठाऊंगी। तो 3/4 कॉस्ट जब उठाएंगे तो 3 लाख क्या आ गया, इसमें कॉस्ट आ गई है। अब ऐसे ही गोडाउन का रेंट है जो वो भी दिया गया है, तो गोडाउन का जो रेंट है वो भी क्या है, खर्चा है, तो वो भी इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए किया गया है, तो 20,000 किया गया है। तो टोटल खर्चा कितना कर दिया गया, 3,20,000। यानी कि इस 3,80,000 को कमाने के लिए
3,20,000 क्या कर दिया कि खर्चा कर दिया गया है, तो 60,000 क्या हो गया, प्रॉफिट होगा। तो ये 60,000 क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। यानी कि इवेंट कितना निकला यहाँ से, 60,000 क्या हमारे लिए इवेंट कहलाएगा। ये कहाँ किसका रिजल्ट है, ये रिजल्ट है बच्चों ट्रांजैक्शन का, क्योंकि ट्रांजैक्शन से हमें ये पता चलता है। ऐसे नेक्स्ट पार्ट अब कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री है जो कंप्यूट करता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे कंप्यूट करेंगे, अब देखो फर्स्ट में मैंने आपको प्रॉफिट बताया है, सेकंड में मैं आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री बताती हूँ। क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है कि मैंने देखा कि जो मैंने टोटल परचेज़ की थी, कॉस्ट ऑफ परचेज़ थी, वो कितनी परचेज़ करके लेके आए थे, हम 4 लाख परचेज़ करके लेके आए थे। इसमें से 3/4 हिस्सा तो क्या कर दिया गया, सेल कर दिया गया। पीछे 1/4 हिस्सा क्या है, अभी स्टॉक पड़ा है, यानी कि अभी बिका नहीं है, सेल नहीं हुआ, उसको बोलते हैं हम इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री जिसे नोट किया जाता है। तो यानी कि 1 लाख रुपए के अभी ये क्लोजिंग इन्वेंट्री, जिसे क्लोजिंग स्टॉक के नाम से भी हम बोल सकते हैं। तो ये इवेंट निकला क्लोजिंग इन्वेंट्री वाला। ऐसे नेक्स्ट कैश बैलेंस पता चल जाता है। कहते हैं कैश बैलेंस कैसे पता चल जाएगा, जितना मैंने अर्न किया है और उसमें जितना मेरा खर्च हो चुका है वो माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे को कैश बैलेंस पता चल जाएगा। तो थर्ड इवेंट पता करते हैं हम कैश बैलेंस का, यानी कि कैश कितना बैलेंस हमारे पास पड़ा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना किया गया था, यानी कि जो कैपिटल है वो कितनी लगाई गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि 5 लाख कैपिटल लगाई गई है। अब इसमें हम ऐड करते हैं कि जो कैश में सेल की गई है, सेल करने से भी पैसा क्या आता है, फर्म के अंदर आ जाता है। तो जिससे हमारे पास कैश बैलेंस अब कितना हो गया, 8,80,000 हो गया। ये तो टोटल कैश है। अभी इसके जो कैश हमने टोटल आई है उसमें से कुछ खर्चे भी किए हैं, खर्चे को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। जैसे हमारे पास आती है परचेज़, जब परचेज़ करके लेके आए हैं तो उससे पैसा क्या होगा, चला गया होगा। तो टोटल जो परचेज़ की गई थी वो 4 लाख की गई थी। जो गोडाउन का रेंट पे किया गया था तो वो भी क्या है, खर्चा है। तो गोडाउन रेंट कितना पे किया गया, 20,000 से। तो टोटल कितना खर्चा होगा, 4,20,000। तो जब 8,80,000 टोटल कैश में से खर्चे 4,20,000 घटा दिए जाएंगे तो 4,60,000 क्या आ जाएगा हमारे पास कैश का बैलेंस। यानी कि कैश बैलेंस अब हमारे पास कितना है, 4,60,000 से है। तो ये क्या है, ये भी इवेंट ही कहलाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है कैपिटल कितनी है। तो कैपिटल हम कैसे निकालेंगे, हमने देखा कि फोर्थ इवेंट जब हम कैलकुलेट करते हैं कि जब हमने स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई थी, इनिशियल कैपिटल कितनी लगाई थी, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 5 लाख लगाई थी। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रॉफिट है जो वो भी ऐड कर दी जाता है। तो प्रॉफिट ऐड कर दिया, कितना प्रॉफिट कमाया था हमने, 60,000 जो मैंने फर्स्ट इवेंट कैलकुलेट किया था। तो यानी कि 5,60,000 क्या हो चुके हैं मेरे पास, क्लोजिंग कैपिटल आ गई अब। तो ये सारे जो मैंने कैलकुलेट किया ट्रांजेक्शन की हेल्प से, ये क्या कहलाते हैं, इवेंट कहलाते हैं। यानी कि जो ट्रांजेक्शन्स के रिजल्ट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास आता है अकाउंट, यानी कि अकाउंट क्या होते हैं, इसका मीनिंग क्या है अकाउंट का। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग पढ़ते हैं। कहते हैं एक्चुअल प्रैक्टिस में जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस होती हैं ऑफ लाइक नेचर आर रिकॉर्डेड। कहते हैं जो ट्रांजैक्शंस होती हैं इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं एक जगह पे। कहते सच प्लेस इज़ कस्टमरली टर्म एज एन अकाउंट। तो उसको क्या बोला जाता है, अकाउंट बोला जाता है। यानी कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको एक ही जगह पे जब रिकॉर्ड करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारे लिए अकाउंट कहलाती है। प्रायर टू अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कहते हैं कि डेबिट क्रेडिट मीनिंग जानने से पहले इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड फॉर्म ऑफ एन अकाउंट। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि अकाउंट क्या होता है। कहते हैं इन अकाउंट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू ए पार्टिकुलर पर्सन और आइटम। कहते हैं अकाउंट में क्या करते हैं, रिकॉर्ड किया जाता है वो सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को जो रिलेट करती हैं एक पार्टिकुलर पर्सन से, आइटम से। इन अकाउंटिंग वी कीप ए सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल। अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, हर एक इंडिविजुअल का, असेट का, लायबिलिटी का, एक्सपेंसेस और इनकम का अलग से रिकॉर्ड रखा जाता है। द प्लेस वेयर सच ए रिकॉर्ड इज़ मेंटेन इज टर्म्ड एज एन अकाउंट। जहाँ पे ये रिकॉर्ड रखे जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, अकाउंट। सच एज एन अकाउंट ऑफ घनश्याम, जैसे एग्जाम्पल के लिए घनश्याम का अकाउंट हो गया, अकाउंट ऑफ राम हो गया,
अकाउंट ऑफ मशीनरी, अकाउंट ऑफ सैलरी, अकाउंट ऑफ रेंट, ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। ऑल ट्रांजेक्शन्स एंटर्ड इनटू विद घनश्याम, कहते हैं जितने भी ट्रांजेक्शन घनश्याम से जुड़ी हुई होंगी वो सभी के सभी ट्रांजेक्शन कहाँ पोस्ट कर दी जाएंगी, घनश्याम के अकाउंट में। ऐसे जितनी ट्रांजेक्शन राम से रिलेटेड होंगी वो सारी कहाँ पोस्ट कर दी जाएंगी, राम के अकाउंट में। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कार्टर के हिसाब से। कहते हैं कार्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है अकाउंट का मीनिंग है क्या। तो यहाँ पे कार्टर कहते हैं अकाउंट इज़ अ लेजर, कहता है अकाउंट क्या एक लेजर है जहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है समराइज्ड फॉर्म में, यानी कि समरी के फॉर्म में रखा जाता है अकाउंट्स, यानी कि लेजर रिकॉर्ड होता है ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस दैट हैव टेकन प्लेस विद द पार्टिकुलर पर्सन और थिंग्स स्पेसिफाई। कहते हैं जितनी भी पार्टिकुलर प्लेस पर्सन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको एक पार्टिकुलर प्लेस पे रिकॉर्ड करना यानी कि क्या कहलाता है, अकाउंट कहलाता है। कहते हैं ऑल अकाउंट आर डिवाइडेड इनटू टू साइड, कहता है जितने भी अकाउंट होते हैं हर एक अकाउंट की दो साइड होती हैं। लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज़ आर्बिट्रेली और ट्रेडिशनली कॉल्ड डेबिट साइड, कहते हैं जिसकी लेफ्ट साइड होती है उसको क्या बोलते हैं हम, लेफ्ट साइड को डेबिट साइड बोला जाता है, और जो राइट साइड होती है उसको क्रेडिट साइड बोला जाता है। अगर इसको एब्रीवेट बोला जाए यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, डेबिट को DR से डिनोट करते हैं, क्रेडिट को CR से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो ट्रांजेक्शन रिलेट करते हैं कैश से वो सभी के सभी रिकॉर्ड की जाएगी अकाउंट के अंदर जिसे कैश अकाउंट बोला जाता है। कैश अकाउंट का जैसे परफॉर्मा दिया गया कैश अकाउंट है, इसकी दोनों साइड होती हैं, डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है। डेबिट को एब्रीवेशन में DR डॉट से नोट किया जाता है, क्रेडिट को CR डॉट से जो नोट किया जाता है। जिसकी शेप होती है ये ऐसे इंग्लिश के लेटर T की तरह होती है, तो इसलिए इसको T शेप अकाउंट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कहती है कि जो यहाँ से हमने ये मीनिंग पढ़ा है तो इसमें हम ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि जो अबव अकाउंट है ये रिसेंबल करता है इंग्लिश के कैपिटल लेटर T से, यानी कि T शेप का अकाउंट है ये। एज सच इट इज़ ऑफन कॉल्ड, कहते हैं इसको कई बार क्या बोला जाता है, T शेप अकाउंट भी कह सकते हैं। एन अकाउंट इज़ एब्रीवेट एज A#C, यानी कि अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म में कैसे नोट करते हैं हम, AC अकाउंट, यानी कि इसका एब्रीवेशन क्या है, AC। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल वो पैसा होता है जो प्रोप्राइटर द्वारा बिजनेस के अंदर लगाया जाता है, उसको हम कैपिटल बोल जाती हैं। कैपिटल जिसकी लगी होती है उसे ऑनर बोला जाता है, बिजनेस का कि क्या है वो ऑनर है। कहते हैं इट रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज, यानी कि कैपिटल क्या होती है, ये वो अमाउंट होती है जो इन्वेस्ट करता है प्रोप्राइटर बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर। अमाउंट में भी इन द फॉर्म ऑफ कैश, जो पैसा लगाया जाता है उसके द्वारा वो कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, गुड्स की फॉर्म में भी हो सकता है और असेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है। इट इज़ द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ विच गुड एंड असेट आर परचेज इन द बिजनेस। देखो बच्चों, जो कैपिटल होती है, कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जो प्रोप्राइटर होता है वो एंटरप्राइज के अंदर पैसा लगाता है। जब पैसा लगाया जाता है तो उस पैसे का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, उस पैसे से बिजनेस के लिए असेट्स खरीदी जाती हैं ताकि बिजनेस को चलाया जा सके। यानी कि जो कैपिटल से पैसा मिलता है उस पैसे का इस्तेमाल बिजनेस कहाँ करता है, असेट्स को खरीदने के लिए। एज सच इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑल करंट असेट एंड फिक्स्ड असेट आर एडेड अप। कहते हैं कि अगर हमें कैलकुलेट करने कितना कैपिटल लगाया गया तो सभी की सभी करंट असेट और फिक्स्ड असेट को जोड़ दिया जाएगा एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी है जिसको डिडक्ट कर दिया जाएगा, तो क्या पता चल जाएगी हमें, कैपिटल पता चल जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ, जैसे मान लो कि हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में यहाँ पे हम दो साइड लेते होते हैं, यहाँ आती है हमारी लायबिलिटी साइड और यहाँ आती है हमारी असेट साइड। यहाँ पे असेट साइड पे हमारे पास दोनों असेट्स आती हैं, फिक्स्ड असेट्स होती है और ऐसे ही हमारे पास आ जाती है करंट असेट। तो जब हम इन दोनों को टोटल कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये हमारे लिए कहलाती है टोटल असेट। यानी कि जब हम फिक्स्ड असेट और करंट असेट दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे लिए क्या बन जाती है, टोटल असेट बन जाती है। यहाँ पे आता है कैपिटल और ऐसे यहाँ पे आती है लायबिलिटी। लायबिलिटी में भी दोनों शामिल कर दी जाती है, करंट लायबिलिटी और जो हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी होती है। कहते हैं कैपिटल हमें कैसे निकालनी है। कैपिटल निकालने के लिए अगर हम इस असेट को जोड़ दें, यानी कि फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट टोटल कर दें, जिसे हम टोटल असेट कहते हैं, जोड़ देंगे इसको, तो उसमें से अगर ये लायबिलिटी माइनस कर दी जाएगी तो कैपिटल का हमें पता चल जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमें क्वेश्चन में बोल रहा हो कि कैपिटल कैलकुलेट करो तो कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाएगी,
जब हम असेट्स में से यानी कि जितने टोटल असेट बनती है उसमें से माइनस कर दी जाएगा लायबिलिटीज़ को, तो उससे क्या पता चल जाएगी हमें, कैपिटल पता चल जाएगी। यानी कि इसमें से असेट्स में से लायबिलिटी माइनस करके कैपिटल का बैलेंस हमें पता चल जाएगा। जैसे हमें एग्जांपल के लिए हमारे पास बुक में क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे कुछ डाटाज दिए गए हैं जो असेट्स और लायबिलिटी का जो रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हमें एग्जांपल में दिया गया है कि सपोज़ करो कि यहाँ पे हमारे पास बैलेंस अपीयर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, कैश 20,000 से, मशीनरी 50,000 से, स्टॉक 1 लाख से, डेटर 40,000 से, ऐसे क्रेडिटर 30,000 से। तो कहता है इस केस में कैपिटल क्या होगी। हमने देखा कैश असेट होती है, मशीनरी असेट है, स्टॉक असेट है, डेटर असेट है, क्रेडिटर लायबिलिटी है। तो जब हम इस टोटल असेट को जोड़ देंगे उसमें से माइनस कर दें क्रेडिटर्स को, तो हमें क्या पता चल जाएगा, कैपिटल पता चल जाएगा। जैसे मैं आपको बैलेंस शीट में ये ऐड करके मतलब दिखाती हूँ, असेट का टोटल करके उसमें से माइनस करके अगर लायबिलिटी करते हैं तो किस तरीके से हमें पता चल जाता है। तो मैं अगर यही अडॉप्ट करती हूँ, सबसे पहले हमें टोटल असेट ले लेनी है, यानी कि हमें कैलकुलेट क्या करना है इस केस में, कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो हमने देखा कि हमारे पास जो बैलेंस गिवन है, हमारे पास कैश के 20,000 है, तो कैश हमारी असेट होती है 20 आ जाएगा, मशीनरी असेट होती है ऐड हो जाएगा ये 50,000 से, स्टॉक असेट है 1 लाख से ऐड हो जाएगा, डेटर हमारे लिए असेट है 40,000 से ऐड हो जाएगा। लेकिन क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो जब हम क्रेडिटर्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा 1,80,000, तो ये किस चीज़ का आ जाएगा, कैपिटल का आ जाएगा। यानी कि जब हमने असेट्स को जोड़ के उसमें से माइनस कर दिया लायबिलिटी को, तो हमें क्या पता चल गया, कैपिटल पता चल गया। ऐसे ही नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशन कहती है कैपिटल इज़ ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी और नेट वर्थ और नेट असेट। कहते हैं इसको कैपिटल को किस नाम से भी पुकार सकते हैं हम, ओनर की इक्विटी के नाम से, नेट वर्थ या फिर नेट असेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं ड्राइंग। ड्राइंग में क्या होता है कि जब जो ओनर होता है, ओनर यानी कि जो जिसका पैसा लगा होता है, यानी जिसकी कैपिटल लगी होती है एंटरप्राइज के अंदर, अगर वो हमारे बिजनेस में से या तो पैसा लेके जा रहा है या गुड्स लेके जा रहा है, लेकिन किसके लिए लेके जा रहा है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो जब भी एक ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से या तो पैसा ले गया या गुड्स ले गया, उसको बोलते हैं ड्राइंग। कहते हैं एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विदड्रॉ बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़ और एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड आर कॉल्ड ड्राइंग। कहता है कोई भी कैश या फिर गुड्स विदड्रॉ करके ले गया ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, या फिर ओनर ने क्या किया, बिजनेस का फंड था, फंड किसका था, बिजनेस का, लेकिन ओनर ने प्राइवेट पेमेंट कर दी, यानी अपनी पर्सनल पेमेंट है जो बिजनेस के फंड में से कर दी, तो इसको भी क्या बोलेंगे, हम ड्राइंग बोलेंगे। यानी कि ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि हम जब ओनर क्या करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में या तो गुड्स उठा के ले गया या पैसा निकाल के ले गया, तो उसको विदड्रॉ बोलते हैं, यानी ड्राइंग बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है, बाहर जब किसी से वो पैसा लेते, थर्ड पार्टी से पैसा ले जाता है, तो जब थर्ड पार्टी को पैसा लौटाना पड़ता है तो उसके लिए लायबिलिटी बन जाता है। देखो बच्चों, जब कैपिटल जो होती है, कैपिटल वो ओनर को डिनोट करती है, लेकिन जब पैसा उधारा थर्ड पार्टी से ले जाता है तो थर्ड पार्टी से लिया गया पैसा बिजनेस के लिए क्या बन जाते हैं, लायबिलिटी बन जाते हैं। कहते हैं रेफर टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर, यानी यहाँ पे जो पैसा उधारा लिया गया वो किससे लिया गया, आउटसाइडर से। यानी कि यहाँ पे ओनर का पैसा नहीं है, यहाँ पे थर्ड पार्टी की बात की गई है। एक्सेप्ट द अमाउंट और टू प्रोप्राइटर, यानी कि यहाँ पे प्रोप्राइटर्स की अमाउंट की बात नहीं की गई है, यहाँ पे आउटसाइडर्स के पैसे की बात की गई है। इन द वर्ड ऑफ फेनी एंड मिलर, लायबिलिटी आर डेट, दे आर अमाउंट और टू क्रेडिटर्स। यानी कि कहते हैं लायबिलिटी क्या होती है, वो डेट होते हैं, ये वो उधारा पैसा होता है जो उधार लिया गया है, तो क्या कहलाते हैं, क्रेडिटर्स कहलाते हैं, जो लायबिलिटी बन जाती है बिजनेस के लिए। दिस कैन बी एक्सप्रेस एज, इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं लायबिलिटी निकालने के लिए, अगर हम असेट में से माइनस कर दें कैपिटल को तो हमें लायबिलिटी पर चल जाएगी, यानी कि बाहर थर्ड पार्टीज़ को आ जाओ कितना पैसा देना है। जैसे मैंने आपको बताती हूँ, जैसे मैंने यही प्रोफॉर्मा मैं आपको इस्तेमाल करके बताती हूँ कि कैसे इसमें से हम लायबिलिटी का जो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, अगर हम इस असेट में से माइनस कर देंगे कैपिटल तो हमें क्या पता चल जाएगा, लायबिलिटी पता चल जाएगी। यानी कि अगर हम असेट माइनस कैपिटल करेंगे तो यानी कि हमें लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं,
यानी कि लायबिलिटी कैलकुलेट करने का अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जब हम असेट्स में से माइनस कर देंगे कैपिटल तो हमें क्या पता चल जाएगी, लायबिलिटी पता चल जाएगी। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि बिजनेस को आउटसाइडर पार्टीज़ को जो कितना पैसा लौटाना है, क्योंकि लायबिलिटी क्या बनती है फर्म के लिए, बिजनेस के लिए, ये उसकी लायबिलिटी का मतलब होता है कि पैसा बाहर वाली थर्ड पार्टीज़ को चुकाना पड़ेगा बिजनेस को। इसका मतलब क्या है कि 10 व्हेन ए फर्म परचेज गुड ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए, कहता है मान लो एग्जांपल के लिए फर्म ने उधार पे माल खरीदा है ए से जब खरीदा है तो ए से जब माल फ्री में उधार में खरीदा है तो वो पैसा वापस लौटाना पड़ेगा फर्म को, क्योंकि अब जो उधार में खरीदा तो उसका बाद में पैसा कैश करना पड़ेगा। इफ़ द अमाउंट ओइंग टू ए इज़ ए लायबिलिटी, तो ये क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि बिजनेस ने ए से खरीद के लेके आए हैं, जब खरीद के लेके आए हैं उधार में तो वहाँ पे उसका पेमेंट करना लायबिलिटी कहलाएगा। लाइकवाइज व्हेन बैंक अकाउंट इज़ ओवरड्रॉन, कई बार क्या होता है कि बिजनेस जितना पैसा बैंक में होता है उससे ज़्यादा निकाल लेते हैं तो उसको हम बैंक को ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, तो ये वापस लौटाना पड़ेगा बैंक को फर्म के द्वारा, यानी कि फर्म की यहाँ पे लायबिलिटी बन जाती है कि जितना एक्स्ट्रा पैसा उसने विड्रॉ किया बैंक से वो वापस लौटाए उसका। लाइकवाइज बिल्स पेबल, ऐसे जो बिल्स पेबल होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, अनपेड वेजेस होती हैं, ये सभी किसका एग्जांपल है, लायबिलिटीज़ का। यानी कि ये जब थर्ड पार्टीज़ को पेमेंट जितना ही बनता है वो सारा बिजनेस के लिए क्या बन जाता है, लायबिलिटी बन जाता है। तो लायबिलिटी जो होती है वो दो तरीके की होती है, इंटरनल लायबिलिटी होती है और एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। यानी कि जो लायबिलिटी होती है उसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं कि इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी कौन सी होती है, जो बिजनेस के अंदर ही पे करनी पड़ती है, यानी कि उसके ऑनर्स को, प्रोप्राइटर्स को जो देनी बनती है। जैसे ऑल अमाउंट विच ए बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू द प्रोप्राइटर और ऑनर आर इंटरनल लायबिलिटी। जैसे कैपिटल हो गए हैं, अकोमुलेटेड प्रॉफिट हो गए हैं, तो ये सारे अंदर ही, यानी कि जो ऑनर होते हैं या प्रोप्राइटर होते हैं उसको जितना पेमेंट करना बनता है बिजनेस द्वारा वो सारे उसके लिए इंटरनल लायबिलिटी बन जाएंगे। एक्सटर्नल लायबिलिटी वो होते हैं जो बाहर के आउटसाइडर पार्टीज़ होती हैं। जब बिजनेस को आउटसाइडर पार्टीज़ को पेमेंट बनता है तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी में आ जाते हैं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को पेमेंट करेगी बिजनेस। ऑल अमाउंट विच ए बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू आउटसाइडर आर नोन एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। कहते हैं जब अमाउंट पे करनी पड़ती है बिजनेस को बाहर किसी आउटसाइडर पार्टीज़ को तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाती है। जैसे क्रेडिटर्स हो गए हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए हैं, लोन्स एटसेट्रा। कैसे इसी तरीके से जो लायबिलिटी होता है उसको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी आ जाती है और करंट लायबिलिटी आती है। नॉन करंट लायबिलिटी नाम से क्लियर है, नॉन करंट यानी कि जो लॉन्ग टर्म की लायबिलिटी होती है, जो लंबे टाइम के बाद पे करनी पड़ती है, वो नॉन करंट लायबिलिटी में आती है। करंट लायबिलिटी वो सारी लायबिलिटी आती हैं जो इस साल के अंदर अंदर इसी अकाउंटिंग पीरियड के दौरान बिजनेस को पे करनी पड़ती है, वो करंट लायबिलिटी में आ जाती हैं। तो नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी होती हैं, दीज रेफर टू दोज लायबिलिटी विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन ए रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड। यानी कि ये वो पेमेंट होती हैं जिसकी पेमेंट बिजनेस को लंबे टाइम के बाद करनी पड़ती है, यानी कि 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब पैसा, उसको लॉन्ग टर्म यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी बोला जाता है। जैसे लॉन्ग टर्म लोन लिए गए हैं, डिबेंचर्स लिए गए हैं। करंट लायबिलिटी ये वो लायबिलिटी होती है जो नियर फ्यूचर में पे करनी पड़ती है, यानी कि विद इन 1 ईयर, यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान ही है जो बिजनेस को पेमेंट करनी पड़ती है, वो सारी करंट लायबिलिटी में आ जाती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल्स पेबल्स हो गए हैं, क्रेडिटर्स हो गए हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और शॉर्ट टर्म लोन्स, ये सारे किसका हिस्सा कहलाते हैं, करंट लायबिलिटी का। यानी कि करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो विद इन अकाउंटिंग पीरियड बिजनेस को पे करनी पड़ती है। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको यहाँ पे लायबिलिटी तक की जो टर्मिनोलॉजी अकाउंटिंग करवा दी है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको जो रह गया पार्ट वो कवर कराऊंगी। ऐसे डिटेल क्लास देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।